चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आवाज आ रही सभी को? एक बार और सम। Yes, 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 sir. चल, तो देखो, थोड़ा सा ना आज परमिशंस के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा ना, हमें परमिशंस के टॉपिक्स की बीच बीच में जरूरत पड़ती जाएगी। और ये टॉपिक ऐसा है कि आप एडब्ल्यूएस के किसी भी डोमेन में काम करें, चाहे आप कुबरनेटिस के डोमेन में काम करें, ईकेएस के, या फिर आप एडब्ल्यूएस डेवऑप्स के डोमेन में काम करें, या मशीन लर्निंग के डोमेन में काम करें, ये जो मैं परमिशन आज आपको बताने वाला हूँ, ये हर टाइम आपको यूज होना है। ठीक है। और परमिशन टॉपिक का जो हमारा नाम है वो है IAM। क्या नाम है? IAM। देखो, IAM स्टैंड फॉर होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इस टॉपिक पे कुछ है नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत कुछ है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब देखो क्या होता है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, AWS के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया अभी तक कि AWS की नेटवर्किंग सर्विस अलग होती है, AWS की स्टोरेज सर्विस अलग होती है, AWS की EC2 सर्विस अलग होती है। राइट, ऐसी AWS की आपकी लोड बैलेंसिंग की सर्विस डिफरेंट है, AWS की ऑटो स्केलिंग की सर्विस डिफरेंट है, AWS की मशीन लर्निंग की सर्विस डिफरेंट है, AWS की क्यूबरनेटिस की सर्विस डिफरेंट है, AWS की डॉकर की सर्विस डिफरेंट है, AWS की CI/CD की सर्विस डिफरेंट है। ऐसे AWS ने डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज बना रखे हैं। अब इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, अपना डेटा सेंटर लॉन्च करते हैं, तो हमेशा आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को यूज करना। ऐसा नहीं होता कि एक ही सर्विस को यूज करके आपका डेटा सेंटर तैयार हो जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस आपको क्रिएट करनी होगी, स्टोरेज क्रिएट करना होगा, क्यूबरनेटिस क्रिएट करना होगा, CI/CD क्रिएट करना होगा, लोड बैलेंसिंग की सर्विस लेनी होगी, बैकअप की सर्विस लेनी होगी, या नंबर ऑफ सर्विसेज लेनी। तो जब आप सारी सर्विसेज लोगे और एक सर्विसेज को जब आप दूसरी सर्विसेज से इंटीग्रेट करोगे, राइट, एक सर्विस को दूसरी सर्विस से जब आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर फिर ये IAM जो टॉपिक है अपना रोल काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कंप्यूट की सर्विस है और ये मेरे पास एक स्टोरेज की सर्विस है। ठीक है। तो अभी तो देखो, कंप्यूट और स्टोरेज आपस में इंटीग्रेट होने के लिए कोई अथेंटिकेशन की आपको जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपने देखा कि एक EC2 को लॉन्च करने के लिए स्टोरेज की सर्विस के साथ वो बात कर रहा है, एक स्टोरेज एक कंप्यूट को EC2 को लॉन्च होने के लिए वो नेटवर्किंग सर्विस भी ले रहा है साथ में। बट यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट इनके बीच में कोई अथेंटिकेशन सेट नहीं है, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली चीजें हो गई। लेकिन वहीं पे अगर मान लो कल को आपका EC2 जो है वो क्यूबरनेटिस की सर्विस के साथ अगर इंटीग्रेट होने जा रहा है, मान लो क्यूबरनेटिस आप यूज करने जा रहे हो, तो देन उसके बाद आपको परमिशन को बीच में लाना पड़ेगा। परमिशन का मतलब होता है कि दोनों सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए आप एक वैलिड ऑथेंटिकेशन पर्सन को बीच में ला रहे हो। बात कर, समझ आ रही मेरी बात है पर? तो वहां पर फिर आपको IAM का टॉपिक पिक्चर में लाना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग जो आगे अपनी चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे, जो हमारे नए नए टॉपिक्स आते जाएंगे, नए नए सर्विसेज हम लोग जो देखेंगे, आप लोग कल को अगर डिफरेंट सर्विसेज पे काम करते हो, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट से बाहर निकल कर AWS डेवऑप्स के साइड काम कर रहे हो, या फिर AWS कुबरनेटिस के साइड काम कर रहे हो, या फिर मशीन लर्निंग के से कहीं भी आप काम कर रहे हो, आपको ये फंडा हमेशा कंटिन्यू यूज होना है कि अच्छा ये सर्विस है, ये सर्विस को इसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, अच्छा ये नहीं चल रहा है, ये हो सकता है ऑथेंटिकेशन पे आपने कोई गलतियां करी, एक बार उससे चेक कर। ठीक है, ये तो अपनी साइड रखते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, AWS के ऊपर जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो, AWS के ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट किया, तो आप लोगों का जो अकाउंट है वो रूट अकाउंट है। क्या है? आप लोगों का जो अकाउंट है वो अकाउंट, उसको हम लोग कहते हैं रूट अकाउंट। ठीक है। रूट अकाउंट बनाने के लिए क्या चाहिए? एक आपको एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसके बाद आपका एक फोन नंबर होना चाहिए,
उसके बाद क्या होना चाहिए, आपके पास एक बैंक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर द कंफर्मेशन। तो फिर उस चीजों को यूज करके आप एक अकाउंट को क्रिएट करते हो। उस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद उस अकाउंट से आप जो भी लॉगिन करोगे तो आपको फुल राइट होता है, कोई भी रिसोर्सेज को कभी भी डिलीट कर सकते हो, कोई भी रिसोर्सेज को कभी भी प्रोविजन कर सकते हो। यहाँ पर नो डाउट इजिली डिलीट भी हो जाती है और इजिली प्रोविजन भी हो जाती है। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है प्रोजेक्ट्स पे लेकर, नहीं। प्रोजेक्ट्स का मतलब, अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, लाइक कोई भी कंपनी ले लो, आप विप्रो ले लो, एचसीएल ले लो, इन्फोसिस ले लो, कोई भी एक कंपनी है जो एडब्ल्यूएस प्रोजेक्ट पे काम करती है, ठीक है। तो उन कंपनियों का प्रोजेक्ट्स पे जो काम करने का है, वो सिनेरियो कौन कौन सा हो सकता है, तो ये चीजें पहले आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, राइट। तो ये चीजें पहले आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि किसी कंपनी अगर एडब्ल्यूएस पे काम कर रही है तो किस लेवल पे काम कर रही हो। पहला लेवल कंपनी का हो सकता है कंपनी अपने ही प्रोडक्ट के लिए एडब्ल्यूएस अकाउंट को यूज कर रही हो। कंपनी का अपना ही कुछ कुछ इन हाउस एप्लीकेशंस है, कुछ इंडोर एप्लीकेशंस है, राइट। उनके लिए जो वो लोग कंपनी ने ऑन प्रेमाइसेस पे सेटअप लगा के रखे थे, वही चीज वो क्लाउड पे मूव करने जा रहे हैं, राइट। वही चीज वो लोग क्या कर रहे हैं, क्लाउड पे मूव कर रहे हैं। तो उन लोग अकाउंट कैसे क्रिएट किए होंगे, तो उनका सिंपल सा तरीका होगा अकाउंट को क्रिएट करने का कि भाई उस कंपनी का बैंक इंफॉर्मेशन होगा, उस कंपनी का ईमेल आईडी होगा, है ना। उसको यूज करके उन्होंने अकाउंट सेटअप किया होगा। फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर अकाउंट के ऊपर 20-25 बंदों की टीम है जो उस पर काम करती है। जैसे कुछ बंदों की टीम है जो स्टोरेज हैंडल कर रही है, कुछ बंदों की टीम है जो नेटवर्किंग हैंडल कर रही है, कुछ बंदों की टीम है जो सीआईसीडी हैंडल कर रही है, कुछ बंदों की टीम है जो क्यूबरनेटिस साइट को हैंडल कर रही है। तो मान लो ऐसे समझो कि 10 बंदे क्यूबरनेटिस वाले हैं, 10 बंदे आपके नेटवर्किंग वाले हैं, और 10 कैंडिडेट आपके एम्प्लॉय जो है वो सीआईसीडी वाले हैं, 10 कैंडिडेट जो है बैकअप वाले हैं, राइट। अब वो सारे लोग एक ही एडब्ल्यूएस अकाउंट पे लॉगिन करते हैं और अपना अपना काम करते हैं। तो अब अगर कंपनी इन सबको वो वाला अकाउंट दे देगी जो अकाउंट उन्होंने क्रिएट किया था, जिसको रूट अकाउंट बोलते हैं, है ना। आप लोग के पास भी जो आपने अकाउंट क्रिएट उसको रूट अकाउंट बोलते हैं, उससे आप लॉगिन करो तो आपको फुल परमिशन है। तो मान लो अगर कंपनी सारे डिपार्टमेंट वाले बंदों को, डिफरेंट डिफरेंट वालों को एक ही अकाउंट दे देगी, ठीक है भाई, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्चुअली दे दी गई है कि आप ये करना, आप ये करना, लेकिन एक बात बताओ, वो किसी अदर चीजों पे भी जाकर एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें स्टोरेज टीम को, अब उनको हमने रूट अकाउंट दे दिया, हमने उन्हें बोला कि आप लॉग इन करके सिर्फ रूट स्टोरेज से रिलेटेड काम करना, बट वो नेटवर्किंग में भी छेड़छाड़ी कर रहा है, राइट। R&D कर रहा है वहीं पे बैठ के, वो नेटवर्किंग में कर रहा है, EC2 पे भी ऐसी कुछ एक्टिविटीज कर रहा है। तो सही नहीं है ना, लाइव प्रोजेक्ट पे कुछ गड़बड़ हो गई तो कंपनी क्या करती है, रूट अकाउंट किसी को नहीं देती। रूट अकाउंट कंपनी क्या करती है, टोटली बंद करके रखती है, टोटली बंद। रूट अकाउंट का आईडी पासवर्ड हर किसी के पास नहीं होगा। उस प्रोजेक्ट्स में जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, जो टेक्निकल हेड होगा, या जो वैलिड पर्सन होगा, ठीक है, उसके पास ही होगा। समझ आ रही है? हाँ जी। यस। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो डाउट नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अकाउंट को क्रिएट करती है, और अकाउंट को क्रिएट करने के बाद रूट अकाउंट को पहले सिक्योर करती है, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो कंपनी का हो सकता है कि कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी है, जो कंपनी क्या करती है कि उनके खुद के इन हाउस कोई एप्लीकेशन होते नहीं है, वो किसी थर्ड कंपनी के एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए एडब्ल्यूएस पे अकाउंट क्रिएट करी है। ये सिनेरियो भी हो सकता है। अब ये सिनेरियो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट क्या होता है, पहला पार्ट ये होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी कंपनी की बात करता हूँ, ठीक है। मैंने किसी थर्ड कंपनी का
साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि उनका एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए डेटा सेंटर तैयार कर, राइट। तो उस डेटा सेंटर को तैयार करने के लिए उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उस एप्लीकेशंस को सेटअप करने के लिए, डेटा सेंटर तैयार करने के लिए एक प्रॉपर चार्टशीट तैयार करो, प्रॉपर आर्किटेक्चर तैयार करो, प्रॉपर डायग्राम के साथ तैयार करो, यूज केसेस के साथ सेटअप करो। तो या तो मान लो ऐसा हो सकता है कि उस कंपनी के पास ऑलरेडी एडब्ल्यूएस की टीम है, जिन्होंने सिर्फ एज अ सपोर्ट के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है, सिर्फ मैन पावर काइंड ऑफ सपोर्ट। मतलब कि उन कंपनी के एडब्ल्यूएस की टीम ने ऑलरेडी सब कुछ सेटअप कर दिया है, बस उन्हें प्रॉब्लम ये आती थी ऑपरेशन वर्क में। ऑपरेशन वर्क में क्या प्रॉब्लम आती थी, उनकी टीम तो थी बट उनके पास सिर्फ लाइक कहते हैं ना जनरल शिफ्ट वाले बंदे थे, बट नाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो, इवनिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो, मॉर्निंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कौन हैंडल करेगा। उस कंपनी का कि जो एम्प्लॉय हैं वो सिर्फ जनरल शिफ्ट में, और वो कंपनी अगर अपने पेरोल पे किसी को हायर करती है ये नाइट शिफ्ट के लिए, इवनिंग के लिए, मॉर्निंग के लिए, तो उनको हाई कॉस्ट लग जाता है, फिर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसने क्या किया, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप हमारे लिए 20 बंदे एडब्ल्यूएस सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के ला कर दो। समझ आ रही मेरी बात यहां पर। तो इस सिनेरियो में, ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, मैं सिर्फ 20 बंदे ऐसे इंटरव्यू लूंगा जिनको एडब्ल्यू सोल्यूशन आर्किटेक्ट का नॉलेज होगा, फिर मैं एक इंटरव्यू उसके साथ कराऊंगा जिसके लिए वो बंदे हायर किया मैंने, वो उनका इंटरव्यू क्रैक करते हैं, देन उसके बाद वो प्लेस होंगे। अब उनका काम क्या है कि उस थर्ड कंपनी के लिए काम करना, बट मेरे पेरोल पे हम। इस सिनारियो में जो आईएएम यूजर है वो थर्ड कंपनी खुद बनाकर देगी। यूजर रूट तो लॉगिन देगी नहीं, एक तो उस कंपनी का पेरोल का नहीं है, तो थर्ड पार्टी कंपनी का। तो कंपनी क्या करेगी, थर्ड कंपनी मेरे से डिटेल मांगेगी कि कितने लोग हैं, उनकी डिटेल्स भेजिए, उनका सर्टिफिकेशन भेजिए, लाइक वो सर्टिफाइड है कि नहीं है। तभी आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियां क्यों मांगती हैं कि हमें एडब्ल्यूएस का सर्टिफाइड बंदा चाहिए, इसीलिए सिनेरियो ऐसा हो जाता है। वो थर्ड कंपनी कहती है कि ऐसे बंदे आप मेरे को हायर करके दो जो सर्टिफाइड, सॉरी सर्टिफिकेशन उनके पास हो। तो सर्टिफिकेशन से क्या होता है, ये क्लियर हो जाता है कि हाँ एटलीस्ट बंदे ने एक करिकुलम को कंप्लीट किया है, एक लर्निंग की है, इसलिए सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नहीं तो आप बिना सर्टिफिकेट के कैसे प्रूव कर सकते हो कि आपको एडब्ल्यूएस आता है, डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे तो है ही नहीं प्रूफ कोई। फिर उसके बाद आईएम यूजर वो लोग मुझे बनाकर देंगे, पर्टिकुलर लोगों एम्प्लॉयज का, उनको उस हिसाब से रोल सेट कर देंगे कि ये 4 बंदे इवनिंग शिफ्ट में रहेंगे, ये हैंडल करेंगे, ये 4 मॉर्निंग में रहेंगे, ये हैंडल करेंगे, ये 4 नाइट पे रहेंगे, ये हैंडल करेंगे। जो मेजर टास्क होगा, मेजर डिफिकल्टीज होगी, मेजर ट्रबल शूटिंग होगी, उसके लिए जनरल शिफ्ट में हमारी कोर टीम है ही है। तो उन 4 बंदों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उनको उस हिसाब से उनके लिए एक एक यूजर बना दिया जाएगा, और यूजर बनाकर उन्हें परमिशन दे दी जाएगी। बात खत्म। समझ आई मेरी बात यहां पर। यस सर। तो इस सिनेरियो में मेरे को रूट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। यहीं पे डिफरेंट सिनेरियो ऐसा हो जाता है कि वो थर्ड कंपनी जो है उसे कुछ नहीं पता
उसने सिर्फ मेरे सामने आया एक प्रपोजल लेके कि मेरी ये एक बिजनेस है, लाइक किसी की भी ट्रैवलिंग का बिजनेस ले लो, होटल्स का ले लो, किसी का भी ले लो, आप हॉस्पिटल्स का ले लो, राइट, किसी का भी बिजनेस ले लो। उन्होंने मेरे को एक प्रपोजल रखा कि हमारे होटल्स पूरे वर्ल्ड में, इतने होटल्स हैं पूरे वर्ल्ड में, हमें हमारे हर एक होटल में कितनी चेक इन हो रही, कितनी चेकआउट हो रहा, क्या आज प्रोडक्ट ऑर्डर किया जा रहा, कितना इनकम आया, इन सब की एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनानी है, सेंट्रलाइज जगह से मैनेजमेंट करना है। वो सिर्फ इतना आके हमें बोला। उन्होंने हमें एक चीज बता दिया कि पूरे वर्ल्ड में एक दिन में 5,000 10,000 टूरिस्ट विजिट करते हैं हमारे होटल में। अब पूरा होटल हमारा ऑटोमेशन होना चाहिए, राइट। ऑटोमेशन का मतलब एक एक चीज ऑटोमेशन, सब चीज। तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब हमारे पास एक चैलेंज आया, क्योंकि उसने सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट बता के साइड हो गया। अब हमें डिसाइड करना है कि 5,000 यूजर अगर विजिट करते हैं तो एक दिन में इनका डेटा कितना जनरेट होगा। और इनकी वेबसाइट पे अगर कोई बुकिंग के लिए आता है और एट द मोमेंट ऑफ टाइम अगर 5 और 10,000 लोग बुक कर रहे हैं तो कितना रिसोर्सेस लगेगी। ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके अब हम बनाएंगे, पहले तो हम बनाएंगे रूट अकाउंट। तो जब हम लोग रूट अकाउंट बनाएंगे, राइट, जब हम लोग क्या करेंगे, रूट अकाउंट बनाएंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर अपनी कंपनी के अंदर एक सबसे पहले ईमेल आईडी जनरेट करेंगे। मतलब मैं अपने डोमेन के अंदर एक ईमेल आईडी जनरेट करूंगा उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए। ईमेल आईडी जनरेट करने के बाद जब अकाउंट बनाऊंगा तो वही ईमेल आईडी वहां पे दूंगा। अब बात आती है बैंक इन्फॉर्मेशन की। उस क्लाइंट को तो कुछ नहीं पता, वहां पर मैं एक नया बैंक अकाउंट क्रिएट करूंगा बैंक से टाई अप करके, कि मेरे पास एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें एक बैंक अकाउंट चाहिए। किस पर्पज के लिए, इस पर्पज के लिए उस बैंक इंफॉर्मेशन को वहां पे मैप कराऊंगा। ठीक है, तो जो भी बिलिंग आएगी उस पर्टिकुलर बैंक पे आएगी। उसके बाद अब देखूंगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितने बंदे चाहिए मुझे, मैं फिर उतने बंदे हायर करूंगा। उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर भी होगा, टीम लीडर भी होगा, कुछ टेक्निकल हेड्स होंगे, कुछ सीनियर इंजीनियर होंगे, कुछ जूनियर इंजीनियर होंगे, जिनकी जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उन हिसाब से यूजर बनाऊंगा। उन यूजर को आईएम यूजर बोलूंगा, फिर उन यूजर को परमिशन देंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आप स्टोरेज हैंडल करना, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप ये हैंडल करना, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप ये चीज देखना, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप ये फिर पूरे मंथ का मैं देखूंगा कि उस क्लाइंट के लिए कितने रिसोर्सेस लगे, उसकी बिलिंग क्या आई, फिर वो बिल और थर्ड कंपनी को भेजूंगा, मैन पावर का अलग बिल भेजूंगा, अपनी सर्विस चार्ज का अलग बिल भेजूंगा। इस हिसाब से फिर चलेगा। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर ये? हाँ जी सर। यस यस सर। बहुत सारे लोग बंदे कहते हैं मुझे, सर एडब्ल्यू सीखने के बाद हम काम क्या करेंगे। तो काम डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं वहां पे आपके पास रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बहुत से बंदे मुझे कहते हैं सर मैं 2 साल से एडब्ल्यू पे काम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे पूरा एडब्ल्यू आता हो। आप उससे ये बात पूछें कि 2 साल से आप किस डोमेन में काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी थर्ड कंपनी ने उसे सपोर्ट के लिए हायर किया हो और उसे सिर्फ EC2 सर्विस का राइट्स हो, अब वो पूरे दिन भर EC2 पे ही काम करता है, उसे लोड बैलेंसर पे जाने का राइट्स नहीं है, उसे ऑटो स्केलिंग में जाने का राइट्स नहीं है,
उसे कुबरनेटिस में जाने का राइट्स नहीं है, उसको नेटवर्किंग में जाने का राइट्स नहीं है, उसको किसी अदर सर्विस में जाने का राइट्स नहीं है। वो सिर्फ EC2 पे देख रहा है, EC2 में देख रहा है, क्या देख रहा है? कोई EC2 को स्टोरेज लगा देना, रिमूव कर देना, लोड बैलेंसर में ऐड करा देना, उसका इमेज बना लेना, उसको लॉग चेक करना, दैट्स इतना। तो डिपेंड नहीं करता कि वो बंदा AWS में होने की वजह से उसे सारा कुछ पता हो। डिपेंड करता है कि AWS में हो तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी AWS में क्या, आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि पूरा प्रोजेक्ट्स लगाने वाली? क्या आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको 5-6 सर्विस कंट्रोल करने के लिए दिया गया? या आपको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कोई प्रोजेक्ट आता है तो आपको डिस्कशन टीम में इन्वॉल्व किया जाता है? समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं? Yes, sir. तो इस हिसाब से डिपेंड, अब यहां पर देखो क्या होता है कि डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस क्या, आपका पास्ट एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। मान लो अगर कोई बंदा 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, या 10+ है, 15+ है, 5+ है, जो भी है, अब वो बंदा ऑलरेडी ऑन प्रोमाइसेस में वर्किंग में है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये सारी चीजें हैंडल करता है, तो हो सकता है कि उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले वो इस टाइप की मिल सकती है कि कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसको डिस्कशन टीम में इन्वॉल्व किया जाता है, उनको प्रोजेक्ट को सेटअप करने में इन्वॉल्व किया जाता है। वहीं पे एक बंदा है जो लाइक काइंड ऑफ एक फ्रेशर टाइप का है, वो भी डब्ल्यूएस पे प्लेस हो रहा है, बट उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी क्योंकि उसे पता है कि आपने लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस अभी हैंडल नहीं किए हैं। तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी दी जाएंगी कि ठीक है भाई, आप सपोर्ट के लिए हो, आप इस पर्टिकुलर सर्विस पे अभी काम करो। वो बंदा उस पर्टिकुलर सर्विस पे काम करेगा। अब डिपेंड करता है कि वो बंदा सिर्फ उस पर्टिकुलर सर्विस से संतुष्ट है या फिर और भी कहीं हाथ पैर मार रहा है। क्योंकि आपको पता है कंपनी के अंदर है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी गई है, लेकिन तब भी आप सीखने वाला बंदा दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट से इन्वॉल्व होकर वो सारी इन्वॉल्वमेंट को समझ सकता है ना? क्योंकि भाई सेकंड वाला कलीग है, उसको डिफरेंट सर्विस है, उसके अलग कलीग है, उसको डिफरेंट सर्विस है। आपस में डिस्कशन करके आप अपनी सारी नॉलेज करके तो इनहेंस करके अपने आप को स्विच करके भी निकलता है। तो ये नहीं समझना है आपको कि AWS पे आप पढ़ोगे तो सारी चीजें, सीख तो सारी चीजें लो, लेकिन काम जरूरी नहीं कि सारी चीजों पे आपको मिल जाए। ठीक है, आप अगर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पे ट्राई करते हो अपने आप को, जहाँ पे मल्टी चीजें, जहाँ पे सेटअप मिले, तो आप बहुत लकी। तो बेसिकली कहानी कहाँ पे थी हमारी? IAM यूजर। तो बनेगा क्या IAM यूजर? सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि कंपनी रूट अकाउंट को कैसे सिक्योर करती है।
देखो, सबसे पहले रूट अकाउंट को सिक्योर करना सीखते हैं। ये है रूट अकाउंट से लॉगिन। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? सिक्योरिटी क्रेडेंशियल। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले कह रहा है एडिट अकाउंट नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। आप अपने अकाउंट को यहाँ पे थोड़ा एडिट करके क्या कर सकते हैं? नेम चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा इन चीज़ों को करके आप सिक्योर कर लें। दूसरी चीज, अगर मान लो आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, मतलब किसी को पता चल जाता है या कोई किसी को शेयर कर देता है, आपका ट्रस्ट पर्सन के पास था, वो उसने ही किसी को शेयर कर दिया, या फिर उसने शेयर नहीं किया बट किसी ने बाय मिस्टेक उससे ले लिया, चोरी कर लिया, XYZ जो भी है, तो उससे बचने के लिए फिर क्या होता है? MFA, मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। क्या बोलता है कि मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन को एक्टिवेट कर। मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? कि जैसे कि आईडी पासवर्ड एक अथेंटिकेशन हो गया, ऐसे और भी चार पांच अथेंटिकेशन आप लगा के रखो। जैसे डोर में आपने देखा ना, घर के अंदर, घर में जो डोर होता है मल्टी लॉक होता है ना? मल्टी लॉक होता है ना डोर, डोर के अंदर भी, कि एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग, छह लोग, इतने सारे लोग, उसको मल्टी लॉक कहते हैं। वही चीज है। तो असाइन द MFA, क्या करो? असाइन द MFA, मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन। तो MFA भी देखो आपके तीन टाइप के होते हैं, पास की और सिक्योरिटी की, अथेंटिकेटर ऐप एंड हार्डवेयर टोकन। पास की ये क्या है? कह रहा अथेंटिकेट यूजिंग योर फिंगरप्रिंट, फेस और स्क्रीन लॉक। क्रिएट अ पास की ऑन दिस डिवाइस और यूज अनदर डिवाइस लाइक दिस। तो इसमें क्या होता है? इसको एक्टिवेट जब आप करते हो तो आप अपने फेस के साथ कर सकते हो, फिंगरप्रिंट के साथ कर सकते हो, जैसे आपके फोन में होता है ना, आप लोग फोन अपने लॉक अनलॉक करते हो, वैसे ही है कि रूट अकाउंट को कंपनी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर था उसने अपने फेस के साथ इसको एक्टिव कर लिया, या फिंगरप्रिंट के साथ। तो आई कई बार आपने देखा होगा बैंक वगैरह में ऐसा होता है कि किसी भी बैंक में आप जाओ तो बैंक में जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो अपने से लॉगिन नहीं करते। उनका बैंक मैनेजर आता है, फिर वो फिंगरप्रिंट लगाता है, तब जाके सबके सर्वर कंप्यूटर लॉगिन। राइट? वैसे ही। तो इसको नेक्स्ट करोगे अगर आप, तो नाम दोगे, जैसे मैंने ये नाम दे दिया, एंड अगेन नेक्स्ट किया। तो यहाँ पर देखो पेन वगैरह हो गया, यूज अनदर डिवाइस। देखो, तो ये देखो एक QR कोड आएगा, जो मैं अपने फोन से ऑन करके QR कोड स्कैन करूंगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा, मेरे फोन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो जब भी मैं दोबारा AWS के अकाउंट को लॉगिन करूंगा तो मेरे सामने ये QR कोड बार बार आएगा। तो मुझे हर बार अपने फोन के QR कोड से स्कैन करना होगा। और जब मैं स्कैन करूंगा तो फर्स्ट टाइम जब मैं एक्टिवेट एक्टिवेट करते टाइम जो इसको स्कैन किया था उसका एक सिक्योरिटी की मेरे फोन में सेव हो चुका है। फिर मैं बाद में जब भी लॉगिन करूंगा तो इसे जब जब भी इसे स्कैन करूंगा तो वो चीज उसके साथ मैप होगी। ठीक है? और मैपिंग वैल्यू अगर सही मिल जाती है तो लॉगिन करा देगा, नहीं मिलेगी तो नहीं करा पाए। क्लियर है? Yes. No, sir. मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ, आप करके देखना। इस पे है कुछ नहीं इसमें। ऐसे ही कहता है अथेंटिकेटर ऐप। तो अथेंटिकेटर ऐप किसके लिए है? तो कई बार देखो क्या होता है कि मैं अपने फोन में एक ऐप डाल लूँ, गूगल अथेंटिकेटर। ठीक है? और उस अथेंटिकेटर ऐप के थ्रू मैंने एक्टिव कर लिया, तो मेरे पास ना एक हर 30 सेकंड में कोड आता रहेगा। तो जब भी मैं AWS को लॉगिन करूंगा तो वो कोड मुझे डालना पड़ेगा। तो मेरे फोन के एक ऐप के साथ मैप हो चुका है। तो होता क्या है कि जितने भी IM यूजर होते हैं ना कंपनी के अंदर, जो यूजर काम करते हैं, तो उन यूजर को भी हम लोग कह देते हैं कि यार आप अपने अपना अकाउंट के ऊपर ये ऑल लोड कर लो, आप ये एक्टिवेट कर। तो उससे क्या होता है? देखो, कंपनी ने रूट अकाउंट का तो अलग कर रखा है और अपने एम्प्लॉयज को भी बोल रखा है कि आप अपने अपने ऊपर भी ये चीजें लागू कर लो, जिससे कि कहीं आपका अकाउंट किसी दिन मिस
अगर कंप्रोमाइज हो गया, क्योंकि मान लो आपको हमने किसी सर्विस पे राइट्स दी हुई है, तो अगर आपके अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया और उससे लॉग इन करेगा तो वो भी कर सकता है कुछ एक्टिविटी। तो बेटर कि आप भी अपने ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एक्टिव करके रखें, तो वो चीज़ें यहाँ से हो जाती है। ऐसे ही एक होता है, देखो यहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अंदर ही थर्ड वाला, हार्डवेयर टोकन। हार्डवेयर टोकन क्या है? हार्डवेयर टोकन में देखो वही चीज़ होती है कि एक पेन ड्राइव जैसा होता है, ठीक है, और इसके साथ आपने मैप करा लिया है, इसमें आपका कोड आएगा। तो जब भी आप AWS अकाउंट को लॉगिन करोगे तो इस कोड के साथ आपको मैप कराना होगा। तो कंपनी रूट अकाउंट को हार्डवेयर टोकन के साथ एक्टिव कर लेती है, फिर उस टोकन की को लॉकर पे रख देती है, पेन ड्राइव जैसा होता है। जब भी उन्हें कभी लॉगिन करना होगा तो वो करें। तो ये कुछ मेथड यूज करके आप रूट अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो। ऐसे ही कहते हैं कि ये जो मेथड आप कर रहे थे सिक्योर, ये मेथड तब के लिए होता है जब आप AWS को कंसोल के थ्रू लॉगिन कर रहे हो, राइट? ये कंसोल दिख रहा है आप, ये कंसोल होता है। दूसरा होता है कि AWS को पे काम करने के लिए आप प्रोग्रामेटिक मेथड्स भी यूज करते हो। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, यूज एक्सेस की टू सेंड प्रोग्रामेटिक कॉल टू AWS from the AWS CLI, AWS tool and PowerShell, AWS SDK, direct AWS API calls. You can have maximum of 2 एक्सेस की एक्टिव और इनएक्टिव। मतलब आपने देखा कि अगर मान लो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू भी आप AWS पे लॉग इन कर सकते हो, कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हो, पावर सेल के थ्रू भी कर सकते हो, AWS SDK के थ्रू, या किसी API के थ्रू भी कॉल कर। तो कह रहे हैं जब आप इन मेथड से AWS पे लॉग इन करते हो तो आपको फिर कंसोल आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए, MFA नहीं चाहिए, फिर आपको चाहिए एक्सेस की और सीक्रेट की। क्या चाहिए? एक्सेस की, सीक्रेट की, तब के केस में। तो फिर उस केस में एक्सेस की सीक्रेट की, तो कहा जाता है कि एक्सेस की सीक्रेट की भी आप बनाकर रखें, लेकिन उसे ध्यान दें कोई और ना ले लें, या फिर रूट अकाउंट की एक्सेस की सीक्रेट की आप डिलीट कर दें, एक भी ना रखें। ठीक है, तो ये एक्सेस की सीक्रेट की यहां पे होती है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? ऐसी क्लाउड फ्रंट नाम की एक सर्विस होती है, कह रहा है उसके लिए भी आप एक्सेस की सीक्रेट की इनेबल कर सकते हैं। ऐसे देखो साइन इन सर्टिफिकेट, उसके लिए भी आप एक्टिव कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो रूट अकाउंट को क्या करती हैं, सिक्योर करने के लिए काम आती हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कहता है, यूजर। क्या कहता है? यूजर। अब यहाँ पे आपको कहता है कि आप यहाँ से IAM यूजर को क्रिएट करें। क्या करें? यहाँ से IAM यूजर क्रिएट करें। तो यहाँ से मैं IAM यूजर क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला क्रिएट यूजर। तो यूजर का नाम मैंने जैसे दे दिया डेवऑप्स। प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द AWS मैनेजमेंट कंसोल, यस। उसका पासवर्ड आपने यहाँ से सेट कर दिया कस्टम। फिर आपने बोला कि यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन। मैं चाहता हूँ कि यूजर को मैं अकाउंट बना के तो दे रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो लॉग इन करे तो नेक्स्ट साइन इन में क्या हो, पासवर्ड ब्रेक हो जाए, मतलब वो चेंज कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट। फिर कह रहा है सेट द परमिशन। कह रहा है यूजर आपने बनाया है, उस यूजर को परमिशन कैसे दोगे आप? कह रहा है ऐड यूजर टू द ग्रुप, कॉपी द परमिशन एंड अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। ऐड यूजर टू द ग्रुप का मतलब क्या हुआ? ये पहले आपने ग्रुपिंग का कंसेप्ट पहले कभी देखा होगा। तो कह रहा है वही कि आपके पास कोई पहले से ग्रुप बना हुआ है, और उस ग्रुप में परमिशंस अगर ऑलरेडी पहले से है, तो आप इस यूजर को डायरेक्ट उस ग्रुप में ऐड कर दें, बस। तो कंपनी के अंदर क्या होता है कि मान लो एक सर्विस पे काम करने के लिए 10 बंदे हैं, तो अब वो 10 बंदों को अलग अलग परमिशंस नहीं देती है, वो एक ग्रुप बनाती है और ग्रुप में परमिशन दे देती है। ठीक है, कॉमन परमिशन ग्रुप में दे देगी,
और उस दो 10 के 10 बंदे को उन ग्रुप में ऐड कर देते। तो वही कह रहे हैं कि आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग ग्रुप है तो आप यूजर को यहीं से ऐड कर दो। क्लियर है सर सभी को? यस। एक होता है कॉपी परमिशन। कॉपी परमिशन का मतलब क्या होता है कि मान लो हम एक यूजर बना रहे हैं और उसको हमें ऐसा परमिशन देना है जो परमिशन ऑलरेडी एक ऐसे यूजर के पास है। मतलब ऑलरेडी एक यूजर ऐसा बना हुआ है जिसके पास ये सर्टेन परमिशन है, और वही परमिशन हमें एक नए यूजर्स को क्रिएट करके देना है। तो एक नया यूजर बनाते टाइम मैं यहाँ से कॉपी परमिशन कर दूंगा, तो ये यूजर वन कर दूंगा, तो ये जो डेवऑप्स नाम का यूजर बनेगा उस यूजर को वही परमिशन मिल जाएगा जो इस यूजर के पास है। मैंने कॉपी करा दिया इसकी परमिशन पूरी की पूरी, इस तरीके से। अब ऐसे ही बोलते हैं अटैच पॉलिसी डायरेक्टरी। मतलब ईडब्ल्यूएस में इन्होंने कुछ पॉलिसी अपने से बना के रखी है। जैसे 1200 के कर अराउंड पॉलिसीज हैं। जैसे पॉलिसीज देखें हम लोग, तो देखो पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है ना। अगर हम इन पॉलिसी को पढ़ना चाहते हैं कि भाई इस पॉलिसी को लिखी कैसी गई, तो आप इसको क्लिक करो इस पर। देखो इस पॉलिसीज के अंदर ये जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, इसके अंदर इतनी सारी परमिशन है। देखो एक्सेस एनालाइजर के ऊपर फुल एक्सेस है, अकाउंट के ऊपर फुल एक्सेस है, एक्टिवेट के ऊपर फुल एक्सेस है। ठीक है, देखते जाओ यहाँ पे ये सारी सर्विसेज के नाम है AWS की, इनके ऊपर इसे फुल एक्सेस है। और भी है देखो, कम नहीं है। ये देखो कितने हैं, 417। तो मैंने बोलूँ देखता हूँ EC2 के ऊपर है क्या, तो बिल्कुल कह रहा है EC2 सर्विस के ऊपर भी इस पॉलिसी पे, ये जो पॉलिसी बनी हुई है पहले से, इस पॉलिसी में EC2 पे भी काम करने का परमिशन है। तो क्लिक करें तो देखो EC2 के अंदर क्या क्या परमिशन है वो भी दिखा है। EC2 के अंदर 36 परमिशन है रीड के सर्विस। इसी को जैसन में देखना है तो ऐसे देखो, देखो जैसन में कह रहा है वर्जन स्टेटमेंट इफेक्ट अलाउ एक्शन एट्रिक्स। एट्रिक्स का मतलब हो गया सब कुछ आ गया, और रिसोर्स एट्रिक्स मतलब ऑल एंड एवरीवन। यहीं पे कोई दूसरी पॉलिसीज को पढ़ते हैं एक बार। EC2, इसमें ओनली ये है, जैसन में जाओ, ये देखो जैसन में कैसे पढ़ रहे पॉलिसी। कह रहा है देखो एक्शन में सर्विस का नाम, इफेक्ट अलाउ, रिसोर्स ऑल। एक्शन में इलास्टिक लोड बैलेंसर, रिसोर्स ऑल। एक्शन में क्लाउड वॉच, रिसोर्स ऑल। एक्शन में ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग के अंदर रिसोर्सेज सारे। एक्शन में IAM क्रिएट सर्विस लिंक रोल। ठीक है, और रिसोर्स में क्या दिया इसने, ऑल, बट अंदर कंडीशंस लगा दिया। स्ट्रिंग इक्वल, ये देखो अगर ऑटो स्केलिंग है, EC2 शेड्यूल है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग है, स्पॉट अमेजोन है, स्पॉट फ्लिट है, ट्रांजिट किट। तो इस तरीके से पॉलिसीज को प्रीट करते हैं। मैंने क्या किया, अगर डायरेक्ट पॉलिसी अटैच करनी है तो मैंने यहाँ पे एक पॉलिसी अटैच कर दिया, सर्च किया EC2 रीड ऑनली, ये दो, ये पॉलिसी मैंने इस यूजर को अटैच कर दिया।
अब क्या कह रहा है ये? कह रहा है ये जो यूजर बना है, ये यूजर लॉगिन कैसे करेगा? कि कह रहा है ये यूजर लॉगिन करने के लिए ये ही लिंक है इसकी, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है। आप ईमेल साइन इन इंस्ट्रक्शन, आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ऐसे ईमेल भेज के, यहाँ से ईमेल भेज दे तो उस पर्टिकुलर यूजर को उसका आईडी पासवर्ड उसको मेल पे चला जाएगा, या डाउनलोड सीएसवी फाइल। ये देखो, ठीक है। तो मुझे लॉगिन करना है मान लो इससे, तो एक नया विंडो लेता हूँ, इनकॉग्निटिव मोड में जाते हैं, और यहाँ जाके मैंने बोला गूगल में AWS लॉगिन कर। तो यहाँ देखो अकाउंट आईडी आएगा पहले, ठीक है, ये अकाउंट। अगर मैं ये लिंक खोलूंगा ना तो ये अपने आप अकाउंट आईडी फिल कर लेगा। देखना, इस लिंक को ही अगर खोलता हूँ, देखो अपने आप फिल कर लिया, क्योंकि इस लिंक में लगा हुआ अकाउंट आईडी, यूजर ने डेब OPC। अब क्या है? पासवर्ड। जैसे ही लॉगिन करता हूँ फर्स्ट साइन इन में पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड चाहिए। तो ये देखो मैं क्या किया, लॉगिन कर गया। क्या आ रहा है? यूजर अकाउंट आईडी। तो आपके पास सिर्फ रीड ओनली का राइट्स है, आपको इंस्टेंस बना नहीं सकते हैं, पता है? आप देखो बना हुआ इंस्टेंस को देख पा रहे हो? आप किसी और रीजन में जाते हो मान लो, ठीक है, ये इंस्टेंस बने हुए हैं, आप इंस्टेंस को बनाने की कोशिश करो, नहीं बना सकते। क्या ऐप बोल रहा है? यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन।
लेकिन वहीं पे अगर मैं इसे परमिशन दे दें, इस यूजर को, ये जो यूजर है, इसे परमिशन अगर हम लोग दे दें, इसके पास सिर्फ दो परमिशन है, एक तो इसी टू रीड ओनली, और एक आई एम यूजर चेंज पासवर्ड। इसका मतलब क्या है कि उसका अपना खुद का पासवर्ड वो चेंज कर सकता है, लेकिन अगर मैं ये परमिशन भी छीन लूं ना, आई एम यूजर चेंज पासवर्ड, तो वो अपना पासवर्ड भी नहीं चेंज कर पाएगा, पता है यूजर। तो परमिशन मुझे देनी है, तो मैं ऐड परमिशन, और यहां पे मैंने बोला EC2 फुल एक्सेस। अब मैंने जैसे दे दिया, अब मैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करता हूँ। देखो, अब ये एथोराइज वाला एरर नहीं दे रहा, अब ये अकाउंट इज करेंटली ब्लॉक्ड एंड नॉट रिकॉग्नाइज अ वैलिड अकाउंट। अभी अकाउंट लॉक कह रहा है, वो अलग है, बट एथोराइजेशन हट गया। तो बन जाता अगर अकाउंट पे लॉक का इशू नहीं होता। ये इंस्टेंस को स्टॉप भी कर सकता है, पता है। लेकिन अगर मैंने ये फुल एक्सेस वाला परमिशन हटा लूं, क्या करूं, EC2 फुल एक्सेस वाला परमिशन अगर हटा दूं, रिमूव कर दूं यहां से मैं, तो करंट इंस्टेंस को स्टॉप भी नहीं कर सकता। देख लो। सॉरी, आई थिंक डिलीट, रिफ्लेक्ट नहीं किया लगता है। देखो, रिफ्लेक्ट नहीं किया था उस टाइम पे, इसलिए हो गया। इसको क्या कह रहा है, यू आर नॉट अथॉराइज टू परफॉर्म, अब आप नहीं कर सकते। ठीक है, वो इसको स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा। वो तो उस टाइम पे शायद रिफ्लेक्ट नहीं किया होगा, इसलिए हो गया था। अब देखो, वो स्टॉप तो कर लिया, स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा, देखो नहीं कर पा। तो अगर मान लो इसको हम परमिशन देना चाहते हैं कि आप ना इस वाले इंस्टेंस को स्टॉप करने का परमिशन देना चाहते हैं, ये जो इंस्टेंस, इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, इसको कर देता हूँ गिटहब। ठीक है। तो मान लो मैं किसी एक पे राइट देना चाहता हूँ, स्टार्ट स्टॉप का काइंड ऑफ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर पे आना पड़ेगा, यहाँ ऐड परमिशन, ऐड परमिशन, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कोई ऐसी पॉलिसी है क्या जो इंस्टेंस को स्टार्ट करने वाली पॉलिसी कोई बनी हुई है क्या। तो ये क्या कह रहा है कि इंस्टेंस को स्टार्ट करने वाली कोई पॉलिसी यहाँ पर नहीं है, जो AWS के द्वारा बनाई गई। तो ऐसी पॉलिसी फिर आपको खुद बनानी पड़ती।
कैसे बनाते हो खुद अगर पॉलिसी बनानी है तो, यहाँ जब आप परमिशन देने जाते हो, क्रिएट इनलाइन पॉलिसी, पॉलिसी का नाम चूज करते हो तो EC2, एक्सेल में चूज करो स्टार्ट इंस्टेंट, ये रहा। तो ये पॉलिसी मैं खुद बना रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट अलाउ करना है या डिनाई करना, वो बता दो आप। मैंने बोला अलाउ करना है, स्टार्ट करना। अब ये कह रहा है कि स्पेसिफिक, मतलब बहुत सारे इंस्टेंस है ना आपके पास, तो कोई एक इंस्टेंस पे करना है या ऑल पे करना है। ऑल पे कर दूंगा तो सारे इंस्टेंस को स्टॉप स्टार्ट कर लेगा। मैंने बोला स्पेसिफाई करना है, तो जब स्पेसिफाई करना है तो ऐड द एरर नंबर। ऐड द एरर नंबर तो कह रहा है पहले रिसोर्स रीजन का नाम बताओ, रिसोर्स रीजन, कौन से रीजन में आपकी सर्विसेज चल रही हैं। तो स्टॉक होल्ड, तो इसकी आईडी क्या है, EU North 1। तो मुझे यहां देना पड़ेगा EU North-1। पहले देखो यहाँ बता सकते हो एनी अकाउंट है, अदर अकाउंट है, या दिस अकाउंट, इसी अकाउंट में, इसी अकाउंट में। इंस्टेंस रिसोर्स, इंस्टेंस आईडी यहां डालो, कौन से इंस्टेंस को स्टार्ट कराना चाहते हो। तो ये इंस्टेंस है, इसकी आईडी यहां से कॉपी किया और ये यहां पर मैंने जाके पेस्ट कर दिया। तो देखो पूरा ARN बन गया। ARN AWS EC2, रीजन का नाम EU North, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, EU हाइफन है ना, हाँ EU-North-1 एंड ऐड ARN। तो ARN ऐड हो गया, देखो ये पूरा। तो सिर्फ इसी इंस्टेंस को कर सकते हो आप। ऐसे नंबर ऑफ ऐड कर सकते हो। रिसोर्स कंडीशन, आप ये बता सकते हो कि वो इंस्टेंस स्टॉप हो, लेकिन तब हो जिस यूजर से लॉगिन किया गया है जिस पे MFA ऑथेंटिकेटेड है। मतलब ये जो डेव OPC नाम का यूजर है, अगर इसने अपने अकाउंट पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिव नहीं कर रखा और परमिशंस हमने बैकएंड से दे दी, तो भी वो परमिशन एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक है, तो यूजर को भी कहा जाता है कि आप अपने अकाउंट पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें, इधर से जाके जैसे रूट कर रहा है। तो ये भी अपने अकाउंट पे जाकर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को क्या करेगा, एक्टिव करके रखेगा। देखो यहां से अभी देखो उसके पास कोई परमिशन ही नहीं है, वो कुछ MFA भी नहीं लगा सकता, इसलिए MFA दिख भी नहीं रहा है उसको यहाँ पे। ठीक है, तो MFA लगाने की भी परमिशन देनी पड़ेगी रूट यूजर को इसे। ऐसे रिक्वेस्टेड फ्रॉम, मैंने कोई IP डाल दिया कि भाई ये इंस्टेंस को तभी स्टॉप कर पाए जब इस पर्टिकुलर नेटवर्क से वो बिलोंग करता हो। समझ आ रही मेरी बात, यहाँ पे नहीं आ रही, कंफर्म करो एक बार सारे में। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, तो ही वो स्टॉप स्टार्ट कर पाए, अदरवाइज ना। तो ये आपके डिपार्टमेंट एज एड अनदर कंडीशन, ठीक है। कंडीशन की आप बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है। करंट टाइम, इंस्टेंस सोर्स, प्राइवेट IP, ये सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें हैं सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। मैं ऐसी कुछ चीजें नहीं बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, सिर्फ नेक्स्ट किया, और ये मेरी पॉलिसी का नाम मैंने दे दिया माई EC2 स्टार्ट इंस्टेंट। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग एक पॉलिसी बनाई। पॉलिसी देखो बन गई है और अटैच भी हो गई। बट यहाँ पर देखो AWS का लोगो नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पॉलिसी AWS ने नहीं बनाया, इसको आपने बनाया। ये कैसे बन के आई है, इसको जेसन के फॉर्मेट में ऐसे देख सकते हो। कह रहा वर्जन SID विजुअल एडिटर के थ्रू बनी है, इफेक्ट अलाउ है,
एक्शन EC2 स्टार्ट इंस्टेंस है, और कौन से रिसोर्स पे उससे उसका नाम लिखा हो। ARN AWS EC2 कोलन EU-North 1 उसकी अकाउंट आईडी कोलन इंस्टेंस और इंस्टेंस आईडी। एडिट कर सकते हो आप, करना चाहो तो। पता है, करना चाहो तो आप एडिट यहाँ से कर सकते हो, नो डाउट। आप यहाँ से इसको इस तरीके से एडिट कर, देखो विजुअल एडिटर से भी एडिट कर सकते हो, जैसन से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट एडिट वगैरह करूँ और यहाँ से सेव कर, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। यहाँ से आईडी वगैरह चेंज करो तो कर सकते हो। एक बार टेस्टिंग कर लेता हूँ क्या उस इंस्टेंस को स्टॉप कर पा रहा है। EC2 पे चलो, और यहाँ चलते हैं। स्टार्ट। तो देखो स्टार्ट तो कर पा रहा है, बट इस अकाउंट में कुछ इशू है, ब्लॉक कर दिया है उन्होंने AWS वालों ने, जिसकी वजह से देखो ब्लॉक का एरर दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, ब्लॉक का एरर दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि काम करते हैं, टर्मिनेट करके देखते हैं। टर्मिनेट, तो टर्मिनेट तो अभी नहीं कर पा रहा होगा, टर्मिनेट किया तो नॉट एथोराइज। तो ऐसा करते हैं, पॉलिसी में टर्मिनेट की परमिशन देते हैं। क्या करते हैं, टर्मिनेट। ठीक है, कैसे दोगे, अब नई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं, इसी पॉलिसी में परमिशन ऐड कर दो। क्या करो, इसी पॉलिसी में परमिशन ऐड कर दो टर्मिनेट की। विजुअल एडिटर, ऐड परमिशन, EC2, क्या लिखो, टर्मिनेट। ये रहा टर्मिनेट इंस्टेंस। ऑल रिसोर्स स्पेसिफाई, स्पेसिफाई EU-North इंस्टेंस आईडी ले आओ। ऐड यार, और सेव चेंजेस। तो अब इस पॉलिसी के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा आके दिखाऊं, अब आपको क्या देखने को मिलेगी दोस्तों। अब देखो एक सेक्शन और ऐड हो गया, दिख रहा है। इसमें क्या लिख के आया, टर्मिनेट, EC2 टर्मिनेट, यहाँ स्टार्ट था, दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पर देखूं, तो ये यूजर क्या कर सकता है, आप इसे एक बार रिफ्रेश कर लो। देखो टर्मिनेट कर लिया। अब इसी पॉलिसी में हम क्या चाहते हैं कि इस वाले इंस्टेंस को भी स्टॉप कर पाए, इसी पॉलिसी में। पॉलिसी तो अलग बना के लगा ही लोगे, इसी पॉलिसी में कैसे करो, इसी पॉलिसी में जेसन के थ्रू करना चाहता हूं। अभी तो मैं किसके थ्रू, विजुअल एडिटर के थ्रू कर रहा हूं, जेसन के थ्रू करना है। तो जेसन के थ्रू करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप क्या करो, इसके नीचे आओ। ठीक है, ये सेक्शन देखो यहां से कर लो कॉपी।
ठीक है, ये सेक्शन आपने यहाँ से कर लो कॉपी, यहाँ लगा दो कॉमा, नीचे आओ, ये स्टार्ट करो, ये एंड करो, इसके बीच में आओ, और यहाँ पे इस सेक्शन को पेस्ट कर दो बस। यहाँ टर्मिनेट की जगह क्या लिख दो, क्या लिख दो, स्टॉप, स्टॉप इंस्टेंस। बस एआरएन में कोई बदलाव करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि अभी क्या है, डिफरेंट इंस्टेंस है, तो डिफरेंट इंस्टेंस है बट रीजन सेम है, अकाउंट सेम है, तो ओनली यू नीड टू बी चेंज इंस्टेंस आईडी। क्या, इंस्टेंस आईडी, ये इंस्टेंस आईडी उठाया मैंने यहां से, ये लो बस। लेकिन 17 नंबर पे कुछ एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, कह रहा है ये देखो, ये ब्रैकेट स्टार्ट है, ये एंड है, ये क्या कर रहा है, हटा दो इसको। ठीक है, इसको क्या किया मैंने, हटा दिया, लेकिन ये यहां पर अभी भी एरर दे रहा है। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, तो ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये भी हटा दो। ठीक है, ये ब्रैकेट का ये रहा, इसका स्टार्ट ही क्लोजिंग नीचे रहा, इसका स्टार्ट क्लोजिंग ये रहा, बट इसका स्टार्ट क्लोजिंग ये रहा, बट इसका स्टार्ट क्लोजिंग पे एरर है, बट कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेव करके देखते हैं। नहीं कर रहा है, एक एरर है अभी। सर वो नीचे के स्पेस से कहीं उसके कारण तो नहीं है ये 22 नंबर। नहीं नहीं नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। सर कॉमा लगाइए, कॉमा नहीं, 15 कॉमा में। तो आएगा ही आएगा, कॉमा तो आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे तो एरर नहीं देना चाहिए क्योंकि सिंटैक्स हमारे पूरे परफेक्ट हैं। सर वो विजुअल एडिटर नंबर 2 होगा, क्योंकि ऊपर से देखिए ना 01 और यहाँ पे 2 होगा। ये जो तो अपना थर्ड नंबर का पन्ना बना है राइट ना, शायद इसमें 2 नंबर राइट होगा शायद, राइट इसलिए। राइट राइट, मिल गया। ठीक है, ठीक है, तो ये 0 1 2 अब सही हो गया। तो एरर अपने आप दे देता है, ये पता लग जाता है। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से नेक्स्ट किया, और उसके बाद सेव चेंजेस। ये बन गया हमारा, देखो। अब अगर हम लोग यहाँ जाके चेक करें, क्या करें, यहाँ पे जाके चेक करें, तो अब वो इस वाले इंस्टेंस को भी क्या कर सकता है, स्टॉप।
सर तब तक एक क्वेरी पूछ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, पूछो पूछो। सर अपने इस कोर्स में आप वो माइग्रेशन वाला कवर करेंगे क्या, हाँ मतलब ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड में कैसे करते हैं जी सारी कर, चीजें? जी। थैंक यू सर। ठीक है, लेकिन इसे टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? टर्मिनेट। टर्मिनेट की परमिशन नहीं है। वही आप यहाँ पे और ऐड करते जाएं। विजुअल एडिटर पे जो चीज करते हैं, देखो तीन दिख रहा है, ऐड मोर परमिशन, EC2। अगर देखो ऑल करता हूं तो क्या होगा, किस टाइप से बन के आएगा? ऑल किया तो अब देखना किस टाइप से आपको दिखेगा। ऑल के केस में देखो क्या रिसोर्स में, यहाँ रिसोर्स का नाम था, बट यहाँ पे एट्रिक्स है। इससे पता लग जाएगा। और ठीक है, तो अब सभी को कर सकता है। ऐसे यहाँ पर देखो, रोल का कंसेप्ट होता है। रोल का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कब के लिए? देखो कब के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मान लो ये आपका EC2 का सेक्शन है, ये स्टोरेज का सेक्शन। ठीक है, ये आपका EC2 का सेक्शन, EC2 का सेक्शन है, और ये आपका स्टोरेज का सेक्शन। तो कल को मुझे EC2 में ये स्टोरेज अटैच करना है, लेकिन बीच में एक परमिशन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ उस केस में, मैं एक रोल बनाऊंगा, मतलब एक यूजर की जगह रोल बनाऊंगा। यूजर तो चलो ठीक है, लॉगिन करने के लिए भी काम आ रहा है, बट रोल कभी लॉगिन करने के लिए काम नहीं आता। मैंने रोल बनाया, रोल में परमिशन दे दिया। मैंने क्या दे दिया? स्टोरेज की परमिशन। और फिर इस रोल को ले जाके इस पे अटैच कर दूंगा। तो फिर इस सर्विस को स्टोरेज की परमिशन मिल गई, क्योंकि स्टोरेज के परमिशन उस रोल पे, और रोल इसको अटैच कर दिया। क्योंकि ये खुद अपने आप में एक सर्विस है, तो ये लॉगिन तो करेगा नहीं, तो इसे इस तरीके से परमिशन देंगे। तो उस सिनेरियो में भी आपको हमेशा रोल बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग इस तरीके से क्रिएट करके रोल बनाया करोगे। आपसे पूछता है कि रोल आप बना रहे हो तो AWS के लिए बना रहे हो, ठीक है, या CWS में किसके लिए बना रहे हो? यहाँ देखो, तो अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मैं क्यूबरनेटिस के लिए बना रहा हूँ, या EC2 के लिए, या EKS के लिए बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो EKS है, ठीक, कुबरनेटिस सर्विस, या EC2 के लिए बना रहा हूँ। किसके लिए बना रहे हो? मैंने बोला EC2 के लिए बना रहे हो, तो EC2 सेक्शन मैंने दे दिया। EC2 में किसके लिए बना रहे हो वो भी बता सकते हो आप। नेक्स्ट करो, तो अब देखो परमिशंस रोल पे जा रही है। परमिशन कहाँ जा रही है? रोल पे जा रही है। तो मैंने परमिशन दे दिया स्टोरेज। तो ये देखो AWS स्टोरेज। तो ये परमिशन मैं जो यूजर को दे रहा था वो अब मैं रोल को दे दिया, और मैंने बोला माई EC2 रोल। ये मेरा कस्टम रोल है। ये मेरा रोल बन गया। देख रहे हो रोल? तो इस रोल को मैं क्या करूंगा, अपने इंस्टेंस को अटैच कर दिया करूँ। कैसे? ये जिस भी सर्विस पे अटैच करना है उस सर्विस पे आओ। जैसे इस पे अटैच करना है स्टॉप वाले में, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, सिक्योरिटी में जाओ, मॉडिफाइड IAM रोल, और वो रोल मैं यहाँ से देखो ऐसे अटैच कर दिया। तो अब इस इंस्टेंस को अगर मैं लॉगिन करूंगा तो उसके पास परमिशन है स्टोरेज में जाने के लिए। तो कभी भी आगे जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे सब जगह ये चीज काम आएंगी।
तो अब समझ जाओ रोल ऐसे बनाओ। ऐसे यहाँ पे पॉलिसीज पॉलिसीज बना बना के आप रख सकते हो। ये एडब्ल्यूएस की बनाई गई पॉलिसीज हैं, ठीक है। ये एडब्ल्यूएस मैनेज पॉलिसीज, यहाँ पे आपको कस्टम मैनेज पॉलिसीज भी दिख जाएंगी। यहाँ पे नहीं दिख रही, दिखाता हूँ। आइडेंटिटी प्रोवाइडर, आप आइडेंटिटी प्रोवाइडर भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं अपने अकाउंट के ऊपर सेटिंग कर लेता हूँ कि कोई भी बंदा लॉगिन करे तो वो जो अपना पासवर्ड सेट करे तो मिनिमम 8 कैरेक्टर का सेट करना चाहिए। रिक्वायर्ड एटलीस्ट 1 अपर लेटर होना चाहिए, रिक्वायर्ड एटलीस्ट 1 लोअर लेटर होना चाहिए, रिक्वायर्ड एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, रिक्वायर्ड एटलीस्ट 1 नॉन अल्फामेटली करेक्टर्स होना चाहिए। ऐसे आप अदर रिक्वायरमेंट टर्न ऑन पासवर्ड एक्सपायरेशन सेट कर सकते हो। पासवर्ड एक्सपायरेशन रिक्वायर्ड एडमिशन रीसेट कर सकते हो। अलाउ यूजर टू चेंज दी ऑन पासवर्ड कर सकते हो। प्रिवेंट द पासवर्ड रीयूज कर सकते हो। तो ये आप पासवर्ड पॉलिसीज यहाँ से भी चाहो तो सेट कर सकते हो, नो डाउट। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर ही? यस। वन डाउट था, हाँ, ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर इन विच केस यू आर यूजिंग दैट? किसी भी केस में आइडेंटिटी प्रोवाइडर आप यूज कर सकते हो। लाइक आप किसी एप्लीकेशन को मैपिंग कराना चाहते हो, जैसे मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, तो मैं फेसबुक के साथ लिंकअप करना चाहता हूँ, तो फेसबुक का अपना आइडेंटिटी प्रोवाइडर मैप करा सकता हूँ, सारी चीजें। ओके। जैसे आप देखते हो ना कि हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, तो हमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहता है। अगर आप अकाउंट क्रिएट नहीं करना चाहते तो आप एडब्ल्यूएस की जीमेल आईडी से लॉगिन कर जाओ, तो वो क्या है, लाइक वो थ्रू द आइडेंटिटी प्रोवाइडर, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी दी हुई है गूगल कंपनी वालों ने, कि आप इसको अपने साथ मैप कराकर अपने यूजर को लैंडिंग करा सकते ये तो ये पूरा एपीआई ऑथेंटिकेशन हैं। टाइप का हो गया ये। राइट, एपीआई ऑथेंटिकेशन टाइप से हो गया पूरा। अच्छा। हम्म तो बेसिकली ये चीजें जो यूज करनी पड़ती है वो डेवलपर्स को यूज करनी पड़ती है ज्यादातर। हमारा एज अ एडब्ल्यू सोल्यूशन आर्किटेक्ट हमारा सिर्फ इतना ही काम है कि हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें पता होनी चाहिए आईएम यूजर कैसे क्या होते हैं, रोल क्या होता है, पॉलिसीज क्या होती है, कैसे लॉगिन करती हैं। हमें आईएम यूजर पे परमिशन नहीं है तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। दैट्स इट, इतना ही है और कुछ भी। तो ये आईएम का टॉपिक आज यहाँ पे बाइंड अप होता है। ये मुझे पहले ही करा देना चाहिए था, लेकिन मैंने बोला थोड़ा सा ट्रैक पे लेके आता हूँ आपको, तनुज के साथ कराया। तो आगे अब हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे रोल का और आईएम यूजर का कंसेप्ट यूज होता रहेगा, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अच्छा ये क्या कर रहे हैं। तो आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं। किसी को कोई सवाल है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बाकी रिकॉर्डिंग में टाइम टू टाइम आप लोगों को शेयर कर ही रहा हूँ, आज की भी कर दूंगा क्लास के जस्ट बाद। सर मैं ये कह रहा था, मतलब एडब्ल्यूएस से नहीं है सर, हमें सर इसी ग्रुप में ऐड कर देना सर। ठीक है, कर दो। सर मैं जिस ऑर्गेनाइज में काम कर रहा हूँ वहाँ पे एडब्ल्यूएस लैंडिंग जोन यूज कर रहा है। हम्म तो एक्चुअली मुझे पता नहीं है ये क्या है लैंडिंग जोन। किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, पर्पस से एक बार मुझे बताओ। लैंडिंग जोन, एडब्ल्यूएस लैंडिंग जोन। लॉगिन कराने के लिए किस चीज के लिए? हाँ, लॉगिन के लिए ओनली। हम लोग लॉगिन करते हैं, सर्वर जो लॉगिन करते हैं एक पूरा डैशबोर्ड दिया हुआ है, उनमें पूरा एडब्ल्यूएस 6 to 7 ऐसा अकाउंट है पूरा। राइट। तो ये जो लैंडिंग जोन है ना, ये पूरा का पूरा अकाउंट मैनेजमेंट के लिए होता है, ठीक है। इसके साथ आप ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एक टॉपिक होती है, उसको इंटीग्रेट करके यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरा डैशबोर्ड टाइप की चीजें आती हैं, और वो पूरा का पूरा जैसे आपका यूजर मैनेजमेंट है ना, वो पूरा एक कंसोल पे आ जाता है। तो वो चीज ओके। उसके ऊपर एड ऑन वो लोग लगा के यूज करते हैं। तो ये जो लैंडिंग जो है ना, इसके थ्रू आप अपनी रूट अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हैं। वो आगे हाई लेवल की चीजें उस पर अभी जाएंगे।
ओके सर इसमें सर आज क्या मतलब 8th क्लास क्या हाँ सही हाँ जी ऑफिस 365 सुना है आप लोगों ने पहले कभी माइक्रोसॉफ्ट का? यस वो क्या होता है? वो भी आपका एक सेंट्रलाइज यूजर मैनेजमेंट काइंड ऑफ है, राइट? तो वही चीजें AWS वालों ने अपना दी। प्रकाश, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, लुक्स गुड, थैंक यू। चलो फिर आज वाइंड अप करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सेशन। ओके सर, थैंक यू। Okay, sir. Okay, thank you. Bye bye. थैंक यू थैंक्स।